चलिए बिस्मिल्लाह करें। लेक्चर नंबर 72 सीएमए में। अच्छा, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करना है जी। आ जाए, शाबाश। वैसे इसका पूरा नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट बाय प्रोडक्ट। ये दो चैप्टर हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट बाय प्रोडक्ट। अच्छा जी, ये चैप्टर क्या है बच्चे? इस चैप्टर में आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इस चैप्टर में आपने क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। तो वो तो बेसिक्स में भी हमने की थी। हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच रेट की मदद से। ये डिसीजन मेकिंग का टॉपिक नहीं है। अब हम डिसीजन मेकिंग से वापस दोबारा पुरानी कॉस्ट पे जा रहे हैं। अब एफओएच ओएआर से ही लेने हैं, वेरिएबल एफओएच ओएआर की मदद से और फिक्स एफओएच, या दोनों को इकट्ठा करके एफओएच ले लो ओएआर की बेस पे। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो ये तो आपने पहले भी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना सीखी है, लेकिन यहां पे ऐसी क्या बात है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पे क्यों निकाल रहे हैं, या ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? पहले जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते थे तो हमारी ये एजम्पशन होती थी कि जितनी चीजें हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे वो सारी की सारी उस पीरियड में मुकम्मल भी हो जाएंगी। यानी अगर आप 1000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करते थे तो 1000 के 1000 यूनिट्स ही कंप्लीट होते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका IS2 के मुताबिक, IS2 कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री आती है। क्या आती है? कॉस्ट और NRV में से विच एवर इज लोअर का रूल लगाना होता है। अब वो जो कॉस्ट लेनी होती है वो ये चैप्टर सिखाता है। कॉस्ट मींस प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? आप लोग जो पढ़ के आए हैं ना, क्या नाम है, इंट्रो में या FR में IS2, वो पढ़ा है आपने ट्रेडिंग बिजनेस का। कौन से बिजनेस का? ट्रेडिंग बिजनेस में तो होती है एक इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स, चीजें खरीदी बेच दी, खरीदी बेच दी। IS2 की फुल इंप्लीमेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे है, और वो IS2 का एरिया आप लोगों ने इतनी डिटेल से पढ़ा ही नहीं होता, वहां सवाल ही नहीं होते। तो इसीलिए यहां जब IS2 आएगा हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद वही शायद करेंगे IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। IS2 के नाम से नहीं पढ़ेंगे, हमें तो ICAP ने चैप्टर का नाम दिया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेकिन एक्चुअली वो IS2 की ही रिक्वायरमेंट्स पढ़ा रहा है आपको। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, NRV कैसे कैलकुलेट करनी है। NRV का तो स्टैंडर्ड ने जो तरीका बताया वो तो वही चलना है, फड्डा है कॉस्ट का। तो बेटा अब ये चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है जब क्वेश्चन में कुछ कंप्लीट यूनिट्स हो, क्या हो, कंप्लीट यूनिट्स हो, कुछ इनकम्प्लीट यूनिट्स हो। इनकम्प्लीट यूनिट्स को हम टेक्निकल जबान में बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस। और ये भी दो तरह का होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग। क्लोजिंग अगर आपको निकालना आ जाए तो ओपनिंग भी कोई मुश्किल नहीं, असल में निकाला क्लोजिंग ही जाता है। तो आप इसको क्लोजिंग कह सकते हैं, जो पीरियड एंड पे क्लोजिंग है। इसी तरह कुछ चीजें आपकी लॉस भी हो सकती हैं, प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स आपकी लॉस भी हो सकती हैं। अब लॉस भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने निकालनी है और ये यूनिट्स की पूरी वैरायटी है। यानी ये यूनिट्स भी होंगे, ये यूनिट्स भी होंगे, ये यूनिट्स भी होंगे, ये वाले यूनिट्स भी होंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा क्या आता था, ये होते थे या ये आ जाता था परसेंटेज में। तो मैं क्या कहता था कि अगर आपने 5000 यूनिट बनाने और 10% का नॉर्मल लॉस होता है तो आपको 5000 से थोड़े ज्यादा बनाने पड़ेंगे, यही कहते थे। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। इनपुट निकालते होते थे आप, क्या निकालते होते थे कि 5000 अगर आपको गुड यूनिट्स चाहिए और कुछ जाया भी, लेकिन अब तो बीच में कुछ इनकम्प्लीट यूनिट भी होंगे,
कुछ वो भी होगा, एबनॉर्मल लॉस भी होगा। अच्छा, अब ये जो इनकम्प्लीट यूनिट होते हैं जिनको कहा जाता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट, इनके ऊपर लगा होता है मटेरियल, लेबर और तीसरा एलिमेंट होता है एफओएच। क्या लगा होता है? इन पे भी लगा होता है मटेरियल, लेबर, एफओएच। इनको कंप्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स 100% लग चुके होते हैं। कंप्लीट चीज किसको कहते हैं? जिसके ऊपर मटेरियल पूरा लग चुका है कॉस्ट के एंगल से, लेबर पूरी लग चुकी है, लेबर ने जो काम करना था अपना टाइम लगा के खर्चा लग गया है, और तीसरा एफओएच भी। इस पे मटेरियल भी 100% लग चुका होता है, लेबर भी 100% लग चुकी होती है और एफओएच भी। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ये तो हो सकता है कि वो कहे जी मटेरियल पूरा लग चुका है, मटेरियल 100%, लेबर एफओएच लगी है इस पे 40%, 30%। तो इसमें आपको एक चीज दी होगी जिसको कहा जाता है कंप्लीशन रेट्स या स्टेज ऑफ कंप्लीशन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन रेट्स कहा जाता है। इसमें लाजमी दिया होगा, इसमें नहीं दिया होगा वो, क्योंकि हमें पता है कंप्लीट का मतलब एवरीथिंग इज 100% कंप्लीट। ठीक है जी। इनके साथ भी कई दफा कंप्लीशन रेट शीट आ जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, फिलहाल अभी हम इस फड्डे में नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे भाई इस चैप्टर का पर्पस क्या है, इस चैप्टर का पर्पस क्या है, तो आपने कहना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट व्हेन ये सारे यूनिट्स की वैरायटी हो। पहले भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते थे लेकिन इतनी वैरायटी नहीं होती थी। अब ये चैप्टर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के दिखाएगा। ठीक है। इस चैप्टर का मकसद है कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट व्हेन वी हैव कंप्लीट यूनिट्स, इनकम्प्लीट यूनिट्स, नॉर्मल लॉस यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, इस तरह मल्टीपल वैरायटी में यूनिट्स हों, तो फिर आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा। आम प्रोडक्शन कॉस्ट आप स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, ये चैप्टर कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट को टी अकाउंट की शक्ल में बनाओ, तो आप ये सारी वैरायटी आराम से कवर कर लोगे। अब हम यहाँ पे प्रोसेस या कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए टी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टी अकाउंट बनाएंगे। इसकी डेबिट साइड को कहेंगे इनपुट साइड। क्या कहेंगे? और इसकी क्रेडिट साइड को कहेंगे आउटपुट साइड, जिसपे ये सारे यूनिट्स का ब्रेकअप लिखा होगा और कॉस्ट का भी ब्रेकअप होगा। तो डेबिट साइड, उस टी अकाउंट का पूरा नाम है प्रोसेस अकाउंट, उसकी डेबिट साइड को इनपुट साइड कहते हैं। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा और आपने छाप लेना है। असल चीज जो आपने करनी है ना, वो पहले क्या होता था, पहले क्योंकि ये सारे यूनिट्स होते नहीं थे तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड पे कोई बहुत ज्यादा इसका ब्रेकअप नहीं होता था, इसीलिए आप सिर्फ इनपुट साइड का ही टोटल करके प्रेजेंट कर देते थे। आप पहले भी जब ये प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कर रहे होते हैं ना, वो प्रोसेस की डेबिट साइड का टोटल करके होते हैं और क्रेडिट भी उतना ही होता है, इसीलिए वो आप उसको इतनी टेंशन नहीं लेते। लेकिन अब यहाँ पे ये जो इनपुट साइड है, इसी का ब्रेकअप आपको किस साइड पे मिलेगा? आउटपुट साइड पे मिलेगा, और चीजें काफी डिटेल्ड होंगी। तो आपने क्वेश्चन से ये साइड तो कॉपी करनी है, ये साइड आपको खुद से क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसी कैलकुलेशन में ये भी निकलेगा कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट, इधर नहीं पता होगी उधर निकलेगी कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट, इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट यानी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट अगर होती है कोई, तो वैसे नॉर्मल लॉस को कॉस्ट असाइन नहीं की जाती, मैंने पहले भी बताया था एक आधी जगह, फिर बताऊंगा। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट। तो आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है जिसकी दो साइड्स होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ आती है? अच्छा, अब प्रोसेस कॉस्टिंग के मध्य मुकाबला है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? तो पहले ये फर्क पता, चैप्टर का मकसद मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाई जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या फर्क है, तो लिखें जरा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में। ये फर्क क्यों बता रहे हैं? हालांकि दोनों का मकसद प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी भी चैप्टर में, एफओएच में पढ़ी थी आपने, आपको पता ही नहीं। जॉब ऑर्डर, जॉब कहते हैं ऑर्डर को, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और उसके मध्य मुकाबिल है
प्रोसेस। तो पहला डिफरेंस का फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, पहला डिफरेंस किस चीज का है? मैन्युफैक्चरिंग का। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उन इदारों में चलती है जहां कस्टमर ऑर्डर देता है तो प्रोडक्ट बनाई जाएगी, कस्टमाइज प्रोडक्ट होगी। अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं दे रहा तो नो प्रोडक्शन। नो प्रोडक्शन मींस नो अकाउंटिंग। तो ये किन इदारों में इस्तेमाल होगी? जहां ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे टेलर है, आप किसी भी टेलर की दुकान पे अकाउंटेंट बन गए हैं तो आप क्या नाम है, नो डाउट सीए करके तो नहीं बनेंगे, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। तो वो जो टेलर होता है वो हर बंदा अपना सूट ले आता है, वो सीता रहता है। कोई कहता है मैंने शलवार कमीज सिलवानी है, कोई कहता है मैंने पैंट कोट सिलवाना है, कोई कहता है मैंने वेस्ट कोट सिलवानी है, और हर एक अपनी मर्जी की बनवाता है चीजें। तो जैसी चीजें वो बनाता है उसके मुताबिक वो कहता है जी आपकी ये चीज महंगी बनेगी, ये सस्ती बनेगी। हर एक की प्राइस भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग किन इदारों में चलती है? जो ऑर्डर आने के बाद बनाते हैं। जैसे एक फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर होता है जो जहेज या इस तरह के लोगों की रिक्वेस्ट पे फर्नीचर बनाता है, तो वो जो इस तरह का कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाने वाला होगा ना, वो भी इसी में ही आएगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। अच्छा, बास कंपनीज हैं जो फर्नीचर बना बना के रखी जा रही हैं, दुकानों पे आई जा रहा है और आपने डिस्प्ले से जाके पसंद करना है, वो फिर इधर आ जाता है। ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग किन इदारों में चलती है? जहां कॉन्टिन्यूस फैक्ट्री में प्रोडक्शन जारी है, कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कस्टमर कोई नहीं जाता उनके पास, वो मार्केट की ओवरऑल डिमांड को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक चीजें बना बना के मार्केट में लाई जा रहे हैं। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग किन इदारों में चलती है? जहां कस्टमर का ऑर्डर आने पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये किन इदारों में चलती है? जहां कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घरों में कोई डालडा घी या जो भी घी का डब्बा आता है, अब वो घी का डब्बा आपने अपनी मर्जी का नहीं बनवाया, वो तो दुकान पे पड़ा हुआ था, आपने जाके पैसे दे के ले लिया। समझ आ रही है? और वो डब्बा आया कहां से? वो घी का, डालडा का, या 5 किलो का, 1 किलो का पैकेट है, ये जो भी वो कंपनी ने बनाया ओवरऑल डिमांड को देख के, और वो शॉप्स पे आ गया और आप जाके उसको परचेज करके ले, चाहे डबल रोटी कह दें, चाहे जो भी चीज आप चीनी कह दें, वो बनी जा रही है और मार्केट में आई जा रही है और कस्टमर जाके उसको खरीदी जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग जिन इदारों में होगी वहां चलेगी प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद जो प्रोडक्ट की नेचर होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यहां जो प्रोडक्ट बनेगी वो हेट्रोजीनियस होगी। हेट्रोजीनियस, ऑल्दो ये थ्योरी आती नहीं, लेकिन इससे आपको समझने में, टॉपिक की बेस क्लियर करने में काफी फायदा है। मुझे फायदा है आपकी माइंड डेवलप होने में। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत जो प्रोडक्ट बनेगी ऑर्डर में, वो हर ऑर्डर में पिछले ऑर्डर से डिफरेंट प्रोडक्ट बन रही है। इधर जो प्रोडक्ट्स होंगी वो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी, सिमिलर। डालडा घी का 5 किलो का डब्बा, सबकी पैकिंग साइज सब कुछ सेम ही होता है, एक ही शक्ल के होते हैं। लेकिन यहां पे कोई शलवार कमीज सिलवाने आया तो कोई वेस्ट कोट, शलवार कमीज भी 2 लोग सिलवाने आया है तो कोई मोटा है तो कोई मेरी तरह पतला है, दोनों की एक जितने कपड़े से या एक जैसे साइज से तो नहीं, हर एक की अपनी सारी वो पैरामीटर्स और वो हैं, पैमाइश है। नेक्स्ट आ जाइए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बाद अगली तीसरी चीज क्या है? पहला फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा सेल प्राइस। जिसके जितने नखरे ज्यादा हैं, जैसी चीज बता रहा है उसको उतनी हाई प्राइस चार्ज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं अच्छा मटेरियल लगाना, तो अच्छा मटेरियल लगाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्राइस भी। तो यहां पर हर ऑर्डर में जो कस्टमर को सेल प्राइस चार्ज की जाती है वो डिफरेंट की जाती है। इसमें वैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाते हैं सारे, ये इसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, वो ठेकेदार जो लोगों को घर बना बना के देते हैं या इस तरह के, ठीक है। तो डिफरेंट सेल प्राइस, और यहां पे प्रोडक्ट की सेल प्राइस जो होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड। घरों में खाने वाली जो ब्रेड हम लेके आते हैं, अगर वो एक ही साइज की ब्रेड में कहूं, मसलन फैमिली साइज की ब्रेड है, तो वो उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस है वो जहां मर्जी से लो सेम होगी, डिफरेंट प्राइस नहीं होगी, क्योंकि वो आ रही, सिमिलर आ रही है।
उसके बाद चौथे नंबर पर यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी जॉब कॉस्ट शीट। आपको क्या बनानी पड़ेगी, जॉब की कॉस्ट शीट। जॉब की कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। वो शीट आपको पहले बनानी आती है। वो शीट की शक्ल ये होगी, आपने एफओएच के चैप्टर में बनाई हुई है, जॉब नंबर 105, जॉब नंबर 901 की हम एफओएच लेके कॉस्ट निकालते थे। तो जॉब कॉस्ट शीट में सबसे ऊपर जॉब नंबर लिखा होता है, जॉब नंबर 901। तो उसका डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखेंगे, फिर वेरिएबल एफओएच लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे इस जॉब का, फिक्स्ड एफओएच लिखेंगे। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस जॉब की, प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो उस जॉब की क्या निकल आएगी, सेल पर। ये बड़ा जर्नल सा सवाल होगा, आपको पता भी नहीं होगा आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल कर रहे हैं। मतलब किसी बच्चे को अगर ये कभी आ जाए कि जी जॉब कॉस्ट शीट बनाए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिंपली आपने सारी कॉस्ट लेके जमा प्रॉफिट करके ऑर्डर की सेल पे। लेकिन ये रेलेवेंट कॉस्टिंग से नहीं बनती, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो आप बनाते हैं ना, वो अलग टॉपिक है। वो भी आप एक किस्म की शीट ही बना रहे होते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग, जब आप वो बिड प्राइस निकाल रहे होते हैं, समझ आ रही है। लेकिन वो रेलेवेंट, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूलों से नहीं बनती। अब कंपनी में अगर 3 जॉब्स हैं, जॉब नंबर 901, 902, 903, तो जॉब 901 का मटेरियल की कॉस्ट 902 में नहीं लिखनी, खिचड़ी नहीं पकानी। 902 का जो मटेरियल होगा खास किस्म का, उसकी कॉस्ट 3 में, लेबर भी ऐसे ही है। हाँ, ओवरहेड्स कॉमन होते हैं। ओवरहेड्स तमाम जॉब्स में क्या किए जाते हैं, ओएआर की मदद से एलोकेट किए जाते हैं। ये ओएआर से आएंगे हर जॉब में। तो ये मैंने क्यों बताया है, आई कैप ने अपनी किताब में एक चैप्टर रखा हुआ है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। कुछ नहीं है उस चैप्टर में, नाम का सिर्फ चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक आधे सवाल में उन्होंने ये सिखा दिया है कि ये शीट कैसे बनती है। ऊपर जॉब का नंबर होता है, जिस डेट को ये जॉब मिली वो लिखी होती है, जिस डेट को ये जॉब ऑर्डर को कहते हैं, आपने इसको मुकम्मल करने का प्रॉमिस किया वो लिख दी, कस्टमर का नाम लिख दिया, ये चीजें अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर दूसरी चीजें हैं एंट्रीज। तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी किसी चैप्टर में एंट्रीज प्रॉपर सारी नहीं करवाई, वो मैं अलहदा ही करवाता होता हूं, तो इसकी भी एंट्रीज मैं वहीं करवा दूंगा। अभी आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं करना। अगर कोई आपको ये कहे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं किया, आपसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भाई 2 ही चीजें हैं, या तो जॉब की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना या उसकी एंट्रीज करना। हाँ, एंट्रीज अभी रहती हैं, एंट्रीज तो मैंने कहीं पे भी नहीं करवाई, इधर भी प्रोसेस में भी करवाऊंगा, लेकिन फिर मैंने एक प्रॉपर टॉपिक करवाना एंट्रीज का, आता नहीं है वो, लेकिन हिफाजती इकदामात के तौर पे। अच्छा, इधर क्या होता है, इधर बनता है प्रोसेस अकाउंट। इधर जॉब की कॉस्ट शीट नहीं बनती, इधर क्या बनता है, प्रोसेस अकाउंट। अगर आपकी प्रोडक्ट को बनाने में 3 डिपार्टमेंट्स में काम होता है, कितने में, तो हर डिपार्टमेंट का अलहदा टी अकाउंट बनना है, उसको कहेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट। अगर 3 डिपार्टमेंट है, प्रोसेस 2 अकाउंट और प्रोसेस 3 अकाउंट। याद रखें, जितने डिपार्टमेंट उतने प्रोसेस अकाउंट। अगर आपकी प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बनती है तो हर डिपार्टमेंट का प्रोसेस अकाउंट अलहदा बनेगा, डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, एक डिपार्टमेंट की जो आउटपुट होगी ना, जो यहां से चीजें बनेगी, वो दूसरे के लिए इनपुट है। दूसरे डिपार्टमेंट की आउटपुट तीसरे के लिए क्या होगी, इनपुट होगी। प्रोसेस 1 में हमेशा प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, प्रोसेस 2 प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रोसेस 1 से जो मिलेंगी चीजें मुकम्मल उनके हिसाब से हुई हुई, और ये इस पे काम करेगा। फिर प्रोसेस 2 कंप्लीट करके चीजें किसको दे देगा, जैसे मैं गारमेंट्स में बताता था, पहला प्रोसेस है कटिंग, दूसरा प्रोसेस है स्टिचिंग, तीसरा प्रोसेस है फिनिशिंग एंड पैकिंग। ये 3 प्रोसेस है गारमेंट्स बनाने में। तो बेटा जो कटिंग का प्रोसेस है, कटिंग वाले ने कपड़ा लिया, काट के अगले को दे दिया, बस इसका काम मुकम्मल हो गया। इसने फिर मिले हुए कटे हुए कपड़े को क्या करना है, स्टिच करना है मशीनों पे, धागे से, जो भी चीजें हैं। तो जब कपड़ा स्टिच हो जाएगा तो इसने इसको पैक नहीं करना, पैक करने के लिए, फिनिश करने के लिए, डाई करने के लिए, धोने के लिए, वॉश करना, क्लीनिंग, ये वो
ये सब कुछ फिनिशिंग में आता है, तो वो कौन सा काम करे, कौन सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस 3 करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं हम, कि प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोसेस का टी अकाउंट। आप पहले क्यों नहीं बनाते रहे प्रोसेस का टी अकाउंट? क्योंकि उन सवालों में ना हमारी इतने ज्यादा यूनिट्स का पलंदा नहीं होता था। नहीं तो अगर आपके उन सवाल, इवन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर आप कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट वाला, अगर उसमें भी ये सारा पलंदा आ जाए ना, तो मैं प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट से ही बनाऊंगा। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने का आसान तरीका वो होता है जो हम पहले पढ़ के आए थे, और कंप्लीट प्रॉपर तरीका प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने का जो है वो टी अकाउंट है। टी अकाउंट तब बनाते हैं जब क्वेश्चन में यूनिट्स का ब्रेकअप या यूनिट्स की तरह तरह की शक्लें दी हों और मसाइल ज्यादा हों, तो सोफिस्टिकेटेड वे, प्रॉपर वे टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट इज प्रोसेस टी अकाउंट। खाली इसको इस चैप्टर के लिए ना पढ़ें, आप ये बात ज़हन में रखें, जब आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में भी अगर चाहिए, किसी भी चैप्टर में प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए और वहां पे फड्डा ये आ जाए कि नॉर्मल लॉस भी आ जाए, नॉर्मल भी आ जाए, इनकम्प्लीट यूनिट्स भी आ जाए, तो आप समझ जाएं कि उसने पता क्या किया है, उसने प्रोसेस कॉस्टिंग वाला नॉलेज उस चैप्टर में शिफ्ट करा के आपसे इस्तेमाल करवाया है। अच्छा जी, अब प्रोसेस अकाउंट बनना कैसे है, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, तो बनाएं जरा, लिखें। प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। लिखें जी, हेडिंग दें कैटेगरीज। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। हाँ जी, 4 कैटेगरीज लिखें। हाँ जी, जैसे आप कंसोलिडेशन पढ़ते हैं ना, फलां केस, इतने केस, ये ऐड होता जाएगा, जैसे जैसे कैटेगरी आगे जाती है सवाल मुश्किल होता जाता है, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। तो पहली कैटेगरी का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। कैटेगरी 1 क्या होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस ओनली। उसमें क्लोजिंग, ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस ओनली। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस ओनली। दूसरी कैटेगरी लिखें जी, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग WIP। WIP मींस वर्क, नामुकम्मल यूनिट्स भी आ जाएंगे क्वेश्चन में। कैटेगरी 3 प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, कॉमा, क्लोजिंग WIP एंड ओपनिंग WIP। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाएगा और ओपनिंग भी आ जाएगा। जब भी क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री इकट्ठी आती है तो फिर हमारे पास ये मेथड का फड्डा पड़ जाता है, फाइफो से करें या एवको से करें, तो नीचे 2 एरोज बना लें। एक एवको से हो सकता है, कैटेगरी 3 2 तरह से हल हो सकती है, यानी उसमें प्रोसेस अकाउंट या एवको से बनेगा या फाइफो से बनेगा। फाइफो का मतलब क्या होगा? फर्स्ट इन, जो यूनिट पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में आए थे वो पहले मुकम्मल होंगे, बिकने नहीं, मुकम्मल होंगे। इस चैप्टर का ताल्लुक बेचने के साथ नहीं है, बनाने के साथ है। ये चैप्टर सारा फैक्ट्री के अंदर घूम रहे हैं आप, सारा डाटा फैक्ट्री का लेना है। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एडमिन एक्सपेंस दे दिया ना उसने, तो वो इनकम स्टेटमेंट के लिए तो हो सकता है, प्रोसेस अकाउंट में नहीं आना। प्रोसेस अकाउंट में सारा डाटा इस्तेमाल, वो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री का डाटा आना है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। तो जो यूनिट पहले प्रोडक्शन में आए हैं फैक्ट्री में पहले बनेंगे, एवरेज कॉस्टिंग में तमाम यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे और उनमें ये ब्रेकअप नहीं होगा कि पहले कौन से आए हैं बाद में कौन से आए हैं, सारे यूनिट इकट्ठे होके फिर कंप्लीट होंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगरी 3 इंपॉर्टेंट है ज्यादा, पहली दूसरी कैटेगरी ने भी कवर हो ही जाना है कैटेगरी 3 में, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है? 3। उसके बाद कैटेगरी 4 इंपॉर्टेंट है।
एक अटेम्प्ट में कैटेगरी 3 आती है, एक में 4 आती है, एक में 3 आती है, एक में 4, ऐसे ही चलता है। लास्ट टाइम आई है कैटेगरी 3, तो 4 है, या मैं देख लेता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। हाँ वो ऐसे ही होता है, या कैटेगरी 3 आती है या कैटेगरी 4। चौथी कैटेगरी लिखो, प्रोसेस कॉस्टिंग विद ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग विद ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो कैटेगरी 3 और 4 के साथ इंपॉर्टेंट लिख लें, और यही इंटरचेंजेबली आती हैं। ठीक है जी, बाकी आपको बेस देंगी, बल्कि रिवीजन भी आपने कैटेगरी 1 की करनी है, 2 करनी नहीं रिवाइज, और 2 बीच में बस सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है। तो असल में आपने रिवाइज ही कैटेगरी 1, 3 और 4 करनी है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। 1 में तो एक आधा सवाल 2 करके छोड़ दीजिएगा बस, बाकी आपने असल में जो पढ़ना टॉपिक वो कैटेगरी 3 और 4 करना है, और ये 3 और 4 ही आती है बार बार। तो लिखें जी, कैटेगरी 1 में प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस। अब जहां पे भी लॉसेस आएंगे तो ये कैटेगरी 1 एक्टिव होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस। नॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या फर्क है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लें दोनों की, या मीनिंग लिख लें, क्या है जिसको मर्जी आप। ये डेफिनेशन हमारी अपनी है, कोई किताबी ऐसी नहीं है, कोई कानून नहीं है, हमारी अपनी आसानी के लिए समझने के हिसाब से है। तो पहला फर्क इसका क्या है डेफिनेशन का, नॉर्मल लॉस और दूसरा कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन का। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ लॉस होना है। मसलन जैसे मैंने कहा था पेट्रोल ने इवेपोरेट होना है, आपकी प्रोडक्ट बननी है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खराब बननी है। तो ऐसा लॉस जो प्रोडक्शन से पहले ही पता हो कि होना ही होना है, ऐसा लॉस जो प्रोडक्शन से पहले ही पता हो, ऐसे एक्सपेक्टेड लॉस को कहते हैं नॉर्मल लॉस जी। तो नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस इज द एक्सपेक्टेड लॉस estimated at start of production या estimated before production। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ होगा, तो आप इसकी परसेंटेज एस्टिमेट कर लेते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, एक्सपेक्टेड लॉस होता है, इसको प्रोजेक्टेड लॉस भी कहते हैं। एक नाम ऊपर लिखा हुआ है, वो दोबारा लिख देता हूं। एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं, एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं, नॉन कंट्रोलेबल लॉस भी कहते हैं। नॉन कंट्रोलेबल का मतलब है बिल्कुल 100% खत्म नहीं होता, थोड़ा कम ज्यादा कभी कभार हो जाता है, नॉन कंट्रोलेबल लॉस भी कहते हैं इसको, या अनएवॉइडेबल लॉस। ये सारे नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले ही आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है जी? एक्स्ट्रा लॉस over and above normal loss due to some negligence। किसी भी लापरवाही की वजह से नॉर्मल लॉस के अलावा, इन एडिशन टू नॉर्मल लॉस, जितना भी एक्स्ट्रा लॉस होगा, इन एडिशन टू या ओवर एंड अबव, नॉर्मल लॉस। हाँ जी, क्या है? नॉर्मल लॉस के अलावा जितना भी लॉस होगा ड्यू टू नेग्लिजेंस, ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो इसको अनएक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं, एक्सीडेंटल लॉस भी कहते हैं, एक्सेस लॉस भी कहते हैं, यानी इजाफी लॉस कितना हो रहा है,
कंट्रोलेबल भी कहते हैं क्योंकि नेग्लिजेंस की वजह से है, तो नेग्लिजेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अवॉइडेबल लॉस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये एस्टिमेट किया कि तकरीबन 10% ऑफ द यूनिट्स वी विल स्टार्ट, या 10% ऑफ इनपुट हमारी वेस्ट होगी नॉर्मल लॉस के तौर पे। तो मैं आपको कहता हूं जी आपने जो इनपुट या यूनिट स्टार्ट किए, इस चैप्टर में यूनिट्स इनपुट दी होगी, यूनिट्स इनपुट दिए होंगे जो आम चैप्टर में आप टॉपिक्स में निकालते थे ना, इस चैप्टर में इनपुट दी होगी। क्या आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन स्टार्ट की, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की? 10,000 यूनिट्स की। और आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही नॉर्मल लॉस का रेट एस्टिमेट किया 10% ऑफ इनपुट। कितना बनता है लॉस? हाँ जी, लॉस कितना बनता है वो आप निकाल सकते हैं। ये इनपुट दी हुई है, 10,000 यूनिट्स का 10% करें तो 1,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस रूटीन में होता है। और आपने जब आपने एक्चुअल लॉस को चेक किया तो वो 1400 यूनिट्स का हुआ। एक्चुअल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ? अब ये अकाउंटेंट के लिए किया जा रहा है, कबाड़िए को 1400 इकट्ठे ही बेच रहे हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप इसके 2 टुकड़े करेंगे, अकाउंटिंग पर्पस के लिए कि प्रोडक्शन से पहले जो हमने एस्टिमेट लगाया था, हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक वो जो 10% का था नॉर्मल लॉस, वो 1000 यूनिट्स होने चाहिए थे। अगर ये 1400 हो गए हैं तो ऊपर वाले 400 यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल लॉस कहा जाएगा। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है कि आपका एक्चुअल लॉस जब भी नॉर्मल लॉस से एक्स्ट्रा होगा, जितना एक्स्ट्रा लॉस है दैट इज एबनॉर्मल। इसका मतलब है लापरवाही हुई है। अगर ये 1400 से 1600 हो गया फिर इसका मतलब ज्यादा लापरवाही हुई है। 1400 से 1800 कहूं, 1000 से जितना ऊपर लॉस होगा ये एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर 1000 का आपने सोचा था और एक्चुअल लॉस भी 1000 ही होता है, एक्चुअल लॉस भी कितना होता है, फिर एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? 0। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही एबनॉर्मल लॉस होना है। नॉर्मल लॉस जितना आपने सोचा था, एस्टिमेट किया था प्रोडक्शन से पहले, उसके बराबर भी एक्चुअल लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मसलन एक्चुअल लॉस यहां ज्यादा हुआ है तो एक्स्ट्रा लॉस एबनॉर्मल है, या एक्चुअल लॉस थोड़ा हुआ है, नॉर्मल के बराबर ही हुआ है बस। ठीक है, कम भी हो सकता है, लेकिन अभी वो मैं बात साइलेंट रखना चाह रहा हूं। कम भी हो सकता है क्योंकि एस्टिमेशन है। आपने कहा था 1000 यूनिट्स का लॉस हो सकता है, एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? हाँ, तो अब आपकी नॉर्मल लॉस था 1000 जी, वो 200 को कहेंगे एबनॉर्मल गेन। क्या कहेंगे इसको? लेकिन अभी मैं वो खामोशी रखना चाह रहा हूं। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की डिबेट पे आ रहा हूं। एक्चुअल लॉस कम भी हो सकता है, वो जितना लॉस कम होगा इसका मतलब उतने गुड यूनिट्स बन गए, वो कहलाता है एबनॉर्मल गेन। लेकिन अभी आप एबनॉर्मल लॉस तक ही रहें। गेन शुरू कर दिया बीच में तो लॉस भी भूल जाना है आपने, इसीलिए अभी एबनॉर्मल लॉस तक रहें। बाद में मैंने कहना है जो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बस उसको रेसिप्रोकेट कर दें तो एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट आ जाएगा। फिलहाल आपने समझना है एबनॉर्मल लॉस को समझना है। अच्छा जी, आ जाए जनाब, इसके बाद क्या होगा? दूसरी चीज, ये तो इनका डेफिनेशन का फर्क हो गया। इसके बाद इसकी एक्सप्रेशन कैसे होगी? नॉर्मल लॉस एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ इनपुट पे। जी, ये एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, क्योंकि ये प्रोडक्शन से पहले ही मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल लॉस जो होता है वो इनपुट पे बेस करता है, परसेंटेज ऑफ इनपुट पे। या इसका दूसरा तरीका होता है परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। 2 तरीके चलते हैं लेकिन होता ये परसेंटेज में ही है। नॉर्मल लॉस 2 तरह से एक्सप्रेस होता है। पहला तो आपको आता है, दूसरा आपको नहीं आता क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं। चैप्टर जब ये अब आ रहा है तो ये तो अब आपके पास अब इधर पलंदे खुलेंगे ना। कॉस्ट में जो चीजें आप पहले पढ़ के आए उनसे आगे भी,
तो ये होना परसेंटेज में, लेकिन एबनॉर्मल लॉस परसेंटेज में नहीं होगा, ये तो डिफरेंशियल से निकलेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल लॉस में से नॉर्मल लॉस को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस कितना है। वो इस तरह एक्सप्रेस ये दिया नहीं होगा, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। एक्चुअल लॉस यूनिट्स माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस के यूनिट, तो जितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बचेंगे लॉस के वो आपके, यानी ये क्वेश्चन में एक्सप्रेस नहीं होगा, ये कैलकुलेट आपको खुद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग आ गई, रिकॉग्निशन एज एक्सपेंस, रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। बताओ भाई, ये तो अकाउंटिंग के टीचर्स ने आपको बताया हुआ है, इंट्रो, FR1 और FR2। अच्छा, नॉर्मल लॉस को कभी भी फेस ऑफ द स्टेटमेंट पे एज अ सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसको छुपाया जाता है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का या अगर कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट कह दें, छुपे हुए अंदाज में बनता है तो वो ठीक होगा। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनता है हिडन बेसिस पे, इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना कहीं पे, आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा सेपरेट नॉर्मल लॉस एक्सपेंस। हाँ, ये नजर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सेक्शन के नीचे, जीपी से नीचे, ये जीपी से नीचे शो किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फलाना लॉस, ये एज अ सेपरेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा। समझ आ रही है, ये सेपरेट एक्सपेंस। अब आपने रिकॉग्निशन का पॉइंट लिखना है तो आप लिख लें, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एक्सपेंस, ये सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे कभी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये चाहे FR पढ़े चाहे कॉस्ट पढ़े, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस बनाना ही नहीं, बल्कि ये जो है ये छुपा देना है प्रोडक्शन कॉस्ट में या कॉस्ट ऑफ सेल में, इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना। हाँ, इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है, तो एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एक्सपेंस इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ PLS या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में लिखना है। जहां पर आप ऑपरेटिंग में लिखते हैं ना सेलिंग मार्केटिंग, उसके साथ एक एबनॉर्मल लॉस के एक्सपेंस का अलहदा से हेड बना दें या उनके अंदर कहीं पे लिखना है, मर्जी आपकी, लेकिन एबनॉर्मल लॉस नजर आता है एज अ सेपरेट एक्सपेंस, ये शो होता है बेटा, ठीक है। सर हमारी जो करंट मशीन थी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे, वो फिलहाल 10% का इनपुट का लॉस ले रही है, जो नॉर्मल लॉस उसका 10% है। तो सर कहते हैं कि कंपनी अपनी मेरा प्लांट चेंज करेगा जिसकी वजह से उसकी 10% 5% आ जाएगी। सर जब वो प्लांट वर्क में आता है तो उसकी 5% की बजाय 6% लॉस देता है, तो वो जो 1% है वो एबनॉर्मल है। हाँ जी, एस्टिमेशंस या एक्सपेक्टेशंस इजाफी हो गया ना, उतने वाला लॉस एबनॉर्मल है। हाँ, जो आपने एक्सपेक्टेशन या कंपनी ने कह के भेजा है मैनुअल में, साड़ी चीज जी 5% ज़ाया करेगी ताड़ा मटीरियल, वो बहुता ज़ाया कर देंगी है, तो अकाउंटेंट फिर उसको एक्स्ट्रा जी। उसके बाद अगर इसको सेपरेट एक्सपेंस शो नहीं करना तो फिर इसका क्या होगा बेटा, इससे आपके जो गुड यूनिट्स की कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देते होते हैं, इससे नहीं बढ़ानी। तो लिखें इंपैक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट आएगा। CPU का मतलब जहां पे भी मैं लिखूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट है। नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना, तो इसका करना क्या है, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट में छुपाना है, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स या पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। बस सिंपली आप कहें नॉर्मल लॉस से क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, इसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, और इसकी वजह से नो इंपैक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट,
ऐसे ना कर देना कि इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे भी शो कर दो और कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ा दो। डुप्लीकेट इंपैक्ट नहीं करने। किसी भी लॉस को शो करने के या उसका इंपैक्ट लाने के दो तरीके हैं, या तो उसको छुपा के कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दो, या उसको छुपाए बगैर उसको प्रॉपर एक्सपेंस के तौर पे क्या करो, रिकॉग्नाइज करो। नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस नहीं बनाना, उससे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है वो मैं अभी एग्जांपल में समझा देता हूं आपको। देखिए, पकड़े जरा कैलकुलेटर, सब बच्चे कैलकुलेटर पकड़े। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने कोई महीना चल रहा है, जनवरी का महीना है ये, जैसे आपने जनवरी के महीने में जो प्रोडक्शन आपने स्टार्ट की या इनपुट की, वो 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की? 1000 की। और इन यूनिट्स को बनाने पे मटेरियल, लेबर, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट इन यूनिट्स पे, इनपुट पे लगाई, वो मिसाल के तौर पर 18,000 है। कोई लॉस नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, तो कैलकुलेटर पकड़ के मुझे बताओ। 18,000 टोटल कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 18 रुपए। सिंपल सी बात है, साफ सी बात सर जी, इसको उस पर डिवाइड करें, क्योंकि चीजें बड़ी सिंपल नहीं, पहले ऐसे ही होता था। अब कहानी में ट्विस्ट लाने लगा हूं। हमने 1000, ये खत्म हो गई एग्जांपल, इसमें कॉस्ट पर यूनिट आपने मुझे बता दी है। आपने कहा सर जी 18,000 रुपए को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट करें, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? 18 रुपए। बस ये खत्म होगी बात। ये तो सिंपल सी सिचुएशन है। सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि आगे भी आपने ये डिवाइड ही करना है, 18,000 को ऊपर रख के नीचे यूनिट। अच्छा, अगले केस में अब मैं क्या कर रहा हूं, 1000 यूनिट्स की मैंने प्रोडक्शन की स्टार्ट, इनपुट, जिसकी कॉस्ट 18,000 है। इसमें से 900 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और बाकी 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है, मिसाल के तौर पर। अब आप मुझे बताएं, आप कॉस्ट पर यूनिट क्या लेंगे? कॉस्ट पर यूनिट क्या लेंगे? ये इस 18 ऐसे लेना है कि 18,000 इसके हिस्से में तो आए, ये सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे शो नहीं कर सकता मैं। ये 100 यूनिट्स के सामने मैं कोई एक्सपेंस शो ही नहीं कर सकता। इस कॉस्ट का इसको कुछ नहीं हिस्सा देना। कहने का मतलब ये है, क्यों? ये सेपरेट एक्सपेंस नहीं बनाना। जो बच्चे आप में से ये हरकत कर रहे हैं, अब देखते हैं ना, 18,000 डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं, वो निकालते हैं 18 रुपए पर यूनिट कॉस्ट। वो जब इन 900 यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, इसी 18 को तोड़ना है, वो जब 900 यूनिट्स की कॉस्ट निकालेंगे इनटू 18 करके, तो वो तो 16,200 रुपए आएगा। फिर इसका मतलब है 18 रुपए करके, वो तो इसको सेपरेट एक्सपेंस बनाना चाह रहे हैं 1800 रुपए को, वो गलत कर रहे हैं। ये 18,000 रुपए की कॉस्ट में से इतनी एक्सपेंस इसके लिए बन गई, 18,000 रुपए की कॉस्ट में से इतना एक्सपेंस ये बन गया। ये तो सेपरेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ है और हमने इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना। यानी इसके यूनिट जब नजर आएंगे, उनके सामने कभी कॉस्ट नजर नहीं आएगी। 100 यूनिट के सामने कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? मैंने कहा है, नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे टोटलिटी में रिकॉग्नाइज, यानी इस कॉस्ट का इसको कोई बर्डन नहीं देना। वो बर्डन किन पे जाता है? गुड यूनिट्स पे। ये जो बाकी जो जितने भी यूनिट्स है, बताओ भाई। अब इसका मतलब है ये जो 18 वाले हजरात है ना, ये सब गलत थे। आपको क्या करना चाहिए था? आपको करना चाहिए था 18,000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 100 करके 900 रुपए से। कितने से? तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाती? बढ़ गई पर यूनिट कॉस्ट। वो जो 18 निकली थी पहले, अब 20 रुपए। अब आप जब 20 रुपए लेंगे ना, तो इसके हिस्से में कॉस्ट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होगा, सारा 18 का 18,000 इसके खाते में पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, ये 18,000 उठा के हमने सारा इसके ऊपर वजन डाल दिया, भाई तेरी कॉस्ट है। वो जो 1000 यूनिट की कॉस्ट थी, वो इन 900 के खाते में डाली, तो पर यूनिट वही इसके खाते में क्यों नहीं डाली?
क्योंकि हम अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज, तो जो बच्चे जिनको वो बात मेरी लिखी हुई समझ नहीं आई थी, अब शायद समझ आ गई हो कि एक्चुअली हम क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट नहीं चार्ज करते, जिसका मतलब है कि हम पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाएंगे, जिससे सारी कॉस्ट, इनका भी जो समझ लो कॉस्ट क्या है वो बर्डन इधर शिफ्ट हो गया है। इनका जो 1800 रुपए था ना, 1800 रुपए जो आप इधर लाना चाह रहे थे वो इधर चला गया है, गुड यूनिट्स ने बियर कर लिया है। नई बात समझ आ रही लोगों? अगर इसी एग्जांपल को और कॉम्प्लेक्स करते हैं, 1000 यूनिट, आप जरा ध्यान से, अब मैं किसी एक से पूछूंगा, सब नहीं बोलेंगे। 1000 यूनिट्स मैंने बनाना शुरू किए जिनकी कॉस्ट है 18,000, इसमें से 800 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, गुड कंप्लीट हुए, 100 का नॉर्मल लॉस है और 100 का एबनॉर्मल लॉस है। चलो मैं नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं और एबनॉर्मल लॉस है। अब मेरा आपसे सवाल है, पर यूनिट कॉस्ट निकालें और बताएं इसके हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी, इसके हिस्से में कितनी आएगी। इस 18,000 रुपए का ब्रेकअप करना है। पर यूनिट निकाली क्यों जाती है, सुन लो, पर यूनिट कॉस्ट क्यों निकाली जाती है, ताकि ये टोटल कॉस्ट को ना इनमें क्या किया जा सके, स्प्लिट किया जा सके। पर यूनिट कॉस्ट की इसलिए जरूरत पड़ती है, कॉस्ट को ब्रेकअप। अब मुझे ये बताना है 800 यूनिट के हिस्से में क्या कॉस्ट आएगी, पहले पर यूनिट निकालो। ये 100 यूनिट के हिस्से में क्या कॉस्ट आएगी, फिर ये 100 यूनिट के हिस्से में क्या कॉस्ट आएगी, और उसका टोटल करें तो 18 बनना चाहिए। लो जी, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को कॉस्ट चार्ज इतने थे 0 लिखो। अब इस 18,000 रुपए को ना आपने इन दो में तोड़ना है, इन दो के हिस्से में चार्ज करना है। तो जिसके दिमाग में 20 रुपए आ रही है वो ठीक है, इनको चार्ज ही नहीं, इसको नहीं करनी, इसको करनी है चार्ज। तो क्या फॉर्मूला बनाना है, 18,000 रुपए को इनके हिस्से में लाना है ना, तो 800 और 100 की रेशियो बना लो, तो 900 ही हुआ ना टोटल। तो आपका ये असल में ये ऐसे हो रहा है, टोटल खर्चा 18,000 रुपए का, टोटल यूनिट 900, पर यूनिट आ गया 20 रुपए। अब इसको 20 रुपए से जरब दोगे, 16,000 रुपए की कॉस्ट इसके हिस्से में आएगी और इसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है 2,000। इसका मतलब है नॉर्मल लॉस से ही सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट हिट होनी है। एबनॉर्मल लॉस आ जाए, एबनॉर्मल गेन आ जाए, या दुनिया से बाहर कोई भी चीज इधर आ जाए, आपने कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाना नहीं है, हैं? क्यों? कॉमन सेंस है यार, इसको तो कॉस्ट लानी नहीं, इन दोनों के हिस्से में आनी है, तो इसका मतलब है नीचे डिनोमिनेटर 900 ही होना चाहिए, जिन दो के हिस्से में आनी है। नई बात समझ आ रही है? सेपरेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो गया 2,000 रुपए का, ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, इसने कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा दिया है, और इसके लिए भी बढ़ा दिया, इसके लिए भी बढ़ा दिया है। यानी आप कहेंगे एबनॉर्मल लॉस के अंदर भी, एबनॉर्मल लॉस के अंदर भी थोड़ा सा नॉर्मल लॉस का तड़का लगा होता है, थोड़ा सा इंपैक्ट आ चुका है उसके अंदर 20 रुपए की वजह से। आप छोड़ो, आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ चुकी है, बस आपने ये करना है, ये मैं समझा रहा था। तो कोई बच्चा, अब आखिरी बात, अभी टाइम 5 मिनट है, ये जो करेगा वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे है। आखिरी एग्जाम्पल, कौन सी एग्जाम्पल? आखिरी एग्जाम्पल। फिर मैं यहां फॉर्मूला लिखवाऊंगा, यहां क्या लिखवाऊंगा, फॉर्मूला लिखवाऊंगा कैटेगरी 1 के लिए। तो आखिरी एग्जाम्पल, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो वैसे ही आपको नेट प्रैक्टिस दी थी। ये आखिरी एग्जाम्पल है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब है ये आप इस चैप्टर में यही कराना चाह रहे हैं प्रोसेस की डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट साइड पे कॉस्ट टोटल होंगी, क्रेडिट साइड पे ये जो ब्रेकअप आप कर रहे हैं बिल्कुल यही काम हम वहां कर रहे होंगे। प्रोसेस की डेबिट साइड पे सब कुछ मिक्स होगा, क्रेडिट साइड इस तरह ना तोड़ तोड़ के अलहदा कॉस्ट को लिख रही होगी। बस यही, ये प्रोसेस अकाउंट को यही बनाना है, लेकिन अभी मैंने तो बड़ी रफ से अंदाज में प्रेजेंट किया है। हाँ जी, अब आपकी कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपए है। कितनी कॉस्ट है? 20,000 रुपए। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की? मिसाल के तौर पर 1,000 यूनिट्स की तुमने प्रोडक्शन स्टार्ट की। कितने यूनिट्स की? अच्छा, कितनी कॉस्ट है टोटल जी? अब ये जो 1,000 यूनिट्स हैं,
इनमें से 800 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है और 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है। नीचे एक लाइन लिख दी जाती है, लॉस यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप एट ₹2 पर यूनिट। लॉस यूनिट्स आर सोल्ड, कबाड़िए नु बेच देने ने तुसी। अब आप करें, अब मैं देखता हूं आपका दिमाग कहां चलता है। आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और मुझे बताना है इस 20,000 में से इसके हिस्से में क्या आएगा, इसके हिस्से में क्या। 20,000 रुपए की ब्रेकअप करना है। कितना आंदा है कि जवाब आ रहा है कुड़ियों? 20 नहीं आएगा, 20 जवाब नहीं आना, 20 से कम आना है जवाब। मैंने क्या पहले बोला था 18 से कम जवाब आएगा, तो मैंने पहले भी यही बोला था 20 से कम जवाब आना है बेटी, 20 से कम जवाब आना है, 20 नहीं आना। हाँ अच्छा देखें क्या है, आपने 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी जिसपे कॉस्ट है 20,000 रुपए, तो इसको तो कॉस्ट असाइन नहीं होनी, इसको कॉस्ट असाइन नहीं होनी, कॉस्ट इन दोनों को असाइन होनी है। लेकिन मसला यह है कि ये यूनिट जब कबाड़िए को बिकेंगे तो आपकी इस कॉस्ट में से कुछ कॉस्ट रिकवर होगी, तो आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट गुजर जाओ। टोटल कॉस्ट आपकी थी, मेरा ख्याल है टोटल कॉस्ट थी 20,000, टोटल कॉस्ट थी, और हमने क्योंकि इन दोनों को चार्ज करनी है डिवाइडेड बाय 900 यूनिट्स करना है, माइनस इसमें से क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, क्योंकि आपके अच्छा ये भी स्क्रैप होंगे, ये भी स्क्रैप होंगे, होने दोनों हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट पे असर लाती है तो स्क्रैप भी उसी का असर लाएगा। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं असर लाती, बल्कि वो सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है, तो जब उसको पीएलएस में फेंकने लगेंगे वहां, तब फिर उसका स्क्रैप स्कूप देखेंगे। अभी उसका स्क्रैप नहीं देखना, अभी स्क्रैप आप सिर्फ नॉर्मल लॉस का ही देखें, क्योंकि मैं कॉस्ट पर यूनिट पहले निकाल रहा हूं। तो फिर आपका 2 रुपए पर यूनिट है, मैं इसको 1000 समझ रहा था, 2 रुपए पर यूनिट इंटू 100 यूनिट, तो 200 रुपए का नुकसान रिकवर होगा। ये हमारा एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस में गुड यूनिट्स की कॉस्ट भी शामिल है, जाया हुए वालों की भी शामिल है, इसमें से कुछ नुकसान की आपको क्या हो रही है, रिकवरी। तो अब आपके पास ये जो कॉस्ट होगी ये 19,800 है, तो इसका मतलब है मुझे यहां 19,800 ही लिखना चाहिए था। 20 में से 200 माइनस करके नेट कॉस्ट एलोकेट होगी। अब आपकी ये जो डिवाइडेड बाय 900 करोगे तो 22 रुपए कॉस्ट पर यूनिट आएगी, 22 रुपए। 22 रुपए के हिसाब से ये 2200 रुपए आ जाएगा, और ये 22 रुपए के हिसाब से कितना आता है, जो भी आता है 17। यानी जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि बेटा जब नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ सकती है, तो उसके स्क्रैप की वजह से कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी सी कम हो सकती है। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज नेट ऑफ स्क्रैप, नेट ऑफ स्क्रैप, नेट ऑफ स्क्रैप। अगर कोई स्क्रैप आ रहा है तो बेटा वो आप उसको, अगर मैं स्क्रैप ना होती ना तो ये 22 से ज्यादा आंसर आना था, फिर होना था 20,000 डिवाइडेड बाय 900, फिर कितना आना था, 20,000 डिवाइडेड बाय 900 करो, 22.2 समथिंग जो भी है, तो ये ज्यादा आना था। अब ये कम क्यों आ रहा है, ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको अपनी टोटल कॉस्ट में से कुछ कॉस्ट रिकवर, इसको रेवेन्यू नहीं कहते, जब भी कोई चीज कबाड़ में बिकेगी तो आपकी कॉस्ट की रिकवरी है, नुकसान की थोड़ी रिकवरी है, वो मैंने एडजस्ट किया है। तो ये फॉर्मूला बना पूरा, ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, नीचे आएंगे इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये किस चीज का फॉर्मूला है, जब भी आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ये फॉर्मूला चलना है। क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, नीचे टोटल इनपुट यूनिट्स
माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ना अब नॉर्मल लॉस के कॉस्ट ऊपर है कहीं एडजस्ट होनी है, ना अब नॉर्मल लॉस के यूनिट नीचे आने हैं। आपकी कॉस्ट पर यूनिट पे सिर्फ नॉर्मल लॉस का इफेक्ट आना है। ये फॉर्मूला इससे बना है, टोटल कॉस्ट 20,000, स्क्रैप नॉर्मल लॉस का 200, इनपुट थी कितने यूनिट्स की 1000 माइनस 100 करके 900 ही बचता है। या इनको जमा कर लो या 1000 में से नॉर्मल लॉस के माइनस कर दो, आने नीचे डिनोमिनेटर में यूनिट्स कितने हैं 900। आज मैंने कोई फॉर्मेट नहीं करवाया, बस आपको ये एक फॉर्मूला कराया है, कल प्रैक्टिस करेंगे।